ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज हाइपरटेंशन। इसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, रूल ऑफ हाफ और डैश डाइट, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक। तो इसके पहले हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और भी टॉपिक किए हुए हैं, जैसे हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज पढ़ा था, उसके अंदर हमने प्रूडेंट डाइट भी पढ़ा था, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी पढ़े थे। फिर हमने रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ा था, उसके अंदर हमने जोन्स क्राइटेरिया पढ़ा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज हाइपरटेंशन। भाई हाइपरटेंशन क्या होता है, ये हमको पता है कि भाई ब्लड प्रेशर जब जो नॉर्मल अमाउंट बोलते हैं उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। वो अभी हम नीचे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी कि भैया हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है ये। और इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो करीब 200 मिलियन का डेली लॉस कराता है। ये डेली मतलब वो डेली नहीं, रोज का नहीं है। ये डेली क्या है, दिट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी कि कितने साल आपने डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करते हुए गुजार दिए। इनफैक्ट इसको हमने कहाँ पढ़ा था याद है? इसको हमने इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में पढ़ा था, याद है? तो ये अगर देखना है तो इस पे हमने अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। उसके अंदर मिल जाएगा डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, उसके अंदर मिल जाएगा डेली, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक। तो अभी थोड़ी सी जानकारी कि मतलब अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स वाले करीब 200 मिलियन केसेस इसमें देखने मिलते हैं। ठीक। तो थोड़ा सा हमने हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी दे दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया इसका, क्लासिफिकेशन। अब ना क्लासिफिकेशन तो हम देखेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन देखने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि ना ये हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट आगे ओबेसिटी भी देखेंगे हम, डायबिटीज भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूँ तो इसका क्लासिफिकेशन की जो टेबल है, अब ये ना आपको अलग अलग जो किताबें हैं उसमें अलग अलग टेबल्स देखने मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि ना अलग अलग किताबें अलग अलग को फॉलो करते हैं। कोई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को फॉलो करता होगा, कोई यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी को फॉलो करता होगा। तो अब किसकी बात माने? एक्चुअली गलत कोई भी नहीं है। ठीक है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि यार देखो, मैं सजेस्ट करूंगा जो बीइंग जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं यही फॉलो करता था कि ना तुम्हारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको फॉलो करो। बाकी भी करोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको अगर आप आंसर शीट में लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। बाकी आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। अब ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है इसमें भी मैं एक चीज कहूंगा कि जो रीसेंट एडिशन हो ना उसमें से देखना, क्योंकि ये समय समय में इसके गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। तो आप लेटेस्ट, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का लेटेस्ट एडिशन, उसमें जो टेबल दी हुई है उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हाइपरटेंशन को अगर क्लासिफाई करना है तो डिपेंडिंग ऑन द ब्लड प्रेशर, हमने देख लिया कि भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हमने डिवाइड किया है ऑप्टिमल, नॉर्मल और हाई नॉर्मल। उसके बाद ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, उसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और एक ही अलग ही है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ये अलग चलता है, इसको हम अलग से करेंगे। ठीक। तो हमारे पास ये 7 पॉइंट हैं जिनको याद करना है। तो ऑप्टिमल, नॉर्मल और हाई नॉर्मल, ठीक, ये तीन कर लिए। और फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कर लिया। फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस और आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। कौन इनमें कब कहेंगे कि भाई ऑप्टिमल बीपी है आपका? कि अगर 120 सिस्टोलिक 120 से कम और डायस्टोलिक 80 से कम है
तब कहोगे कि हाँ भाई ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है आपका। कब कहेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है? अगर 130 से कम है और डायस्टोलिक जो है वो 85 से कम है, तब कहेंगे कि नॉर्मल है। हाई नॉर्मल कब कहेंगे? हाई नॉर्मल कहेंगे जब सिस्टोलिक 130 से 140 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे 130 टू 139 भी बोल सकते हो। सही करेक्ट तरीका तो वही है 130 टू 139 बोलने का, क्योंकि फिर 140 से नीचे लग जाता है। याद करने के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई 130 से 140 के बीच का और 85 से 89 के बीच का डायस्टोलिक, ये आपका हो जाएगा हाई नॉर्मल। अब ना अलग अलग क्लासिफिकेशन में ये जो हाई नॉर्मल है ना, इसको अलग अलग कहा गया है। किसी में एलिवेटेड बीपी कहा गया है, किसी में प्री हाइपरटेंसिव कहा गया है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग देखने मिलेगा। यहाँ पे ये हाई नॉर्मल है। ठीक, ये आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है उससे लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हाई नॉर्मल है। फिर अब आता है, देखो हाई नॉर्मल के बाद अब एक्चुअली में आएगा हाइपरटेंशन। किसको कहेंगे? तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहेंगे 140 से 160 के बीच का, और डायस्टोलिक जो होगा वो 90 से 100 के बीच का। ठीक, वहीं ग्रेड 2 हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? ये 160 था, तो 160 से ज्यादा अगर है तो ग्रेड 2 हो जाएगा। यहाँ पे 100 था, तो 100 से ज्यादा अगर है तो वो डायस्टोलिक 100 से ज्यादा अगर है और सिस्टोलिक 160 से ज्यादा है, तब ग्रेड 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक, हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलेंगे? बहुत ही ज्यादा जब हो जाए, दैट इज कि जो सिस्टोलिक है वो 180 या उससे ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक जो है वो 110 से भी ज्यादा हो जाए, तब कहेंगे कि हाँ भैया हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। ठीक, तो पहले तो ये जो है इनको एक साथ याद करो। ये जो छह हैं इनको पहले याद कर लेंगे, उसके बाद फिर आइसोलेटेड के पास जाएंगे। तो ये छह कैसे याद करना है, मैं मेरा जो तरीका है वो मैं पहले बता देता हूँ। क्या देखो, ऑप्टिमल जो है ना, ऑप्टिमल तो अलग ही है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही है ऑप्टिमल। कि यार हाइपरटेंशन कब नहीं कितना होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर चला जाएगा तो हाइपरटेंशन। तो भैया देखो, ऑप्टिमल कब कहेंगे? ऑप्टिमल कहेंगे कि भैया ऑप्टिमल है मतलब ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्टिमल है। तो सिस्टोलिक अगर आपके 120 से कम है ना, और डायस्टोलिक 80 से कम है, बढ़िया है, बस मस्त जिंदगी चल रही है, ऑप्टिमल है। वहीं नॉर्मल कब कहेंगे? नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इज 130 से कम और 85 से कम। ठीक है, 130 से कम, 85 से कम। अब यहां से ना और शुरू हो जाता है, यहाँ देखो एंड है। बाकियों में देखोगे तो एंड और मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑप्टिमल कब कहेंगे? कि सिस्टोलिक भी 120 से नीचे है और डायस्टोलिक भी 80 से नीचे है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब बोलेंगे ऑप्टिमल है। नॉर्मल कब बोलेंगे? नॉर्मल कहेंगे कि भैया 130 से नीचे सिस्टोलिक और 85 से नीचे डायस्टोलिक। और हाई नॉर्मल कितना है? 130 से 140, 139 बोलो अगर थियोरिटिकल बोलना है तो, 130 से 139 और 85 से 79, 89। ठीक है, तो ये तीन साथ में कर लिया। ऑप्टिमल तो अलग ही चलता है, ऑप्टिमल को तो अलग ही कर लो, 120 और 80 से नीचे, खत्म बात। तो नॉर्मल और हाई नॉर्मल को साथ में करो। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल हो जाएगा आपका 130, यहाँ हो जाएगा, और वहां पे 85, तो 130 से कम और 85 से कम। वही हाई नॉर्मल क्या है? ये 130 तक गया था, तो ये 130 से 140 मतलब 139 तक, और ये 85 तक गया था हाई नॉर्मल में, तो कितना होगा? 85 से 90 तक। तो बस उसी के आगे का कंडीशन, तो नॉर्मल और हाई नॉर्मल साथ में कर लिए। ऐसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कर लो। हाई नॉर्मल कहाँ खत्म हुआ था? हाई नॉर्मल 140 पे खत्म हुआ था, तो ग्रेड 1 होगा 140 से 160, और वो 90 पे खत्म हुआ था, तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच में, यानी 99। ठीक है, 90 से 99 के बीच में, 140 से 159 के बीच में, ये हो गया ग्रेड 1। और फिर ग्रेड 2 को कर लो। 160 पे वो खत्म हुआ था, तो यहाँ पे 160 से ज्यादा, यहाँ 99 पे खत्म हुआ था, तो 100 से ज्यादा, खत्म। तो यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साथ में कर लिया। ग्रेड 1 कितना है? 140 और 160 के बीच का, और ग्रेड 2 कितना है? 160 से ज्यादा, मतलब उसको 159 कर सकते हो याद करने के लिए। और यहाँ पे जो डायस्टोलिक है वो कितना हो जाएगा? वो 90 से 99, तो वहाँ 99 है, तो यहाँ 100 से ज्यादा। ये हो गया ग्रेड 1 ग्रेड 2, इन दोनों को साथ में कर लो। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भाई साहब बहुत ही ज्यादा जब हो जाए, दैट इज 180 से ज्यादा हो गया अगर आपका सिस्टोलिक,
और 110 से ज्यादा हो गया अगर आपका डायस्टोलिक, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसको कहेंगे। अब ना कई क्लासिफिकेशन में इसको जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस को इसकी जगह पे आपको ग्रेड 3 हाइपरटेंशन लिखा मिल जाएगा। तो वही मैंने बोला कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कई जगह हाई नॉर्मल की जगह एलिवेटेड बीपी या फिर प्री हाइपरटेंसिव लिखा मिल जाएगा आपको। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में हमने हाई नॉर्मल और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला है। ठीक, ये तो हमने देख लिया। हमने कैसे याद किया था, हमने पहले ऑप्टिमल याद कर लिया था। ऑप्टिमल कितना था, 120 से कम और 80 से कम, खत्म बात। ठीक है, नॉर्मल और हाई नॉर्मल हमने एक साथ याद किया था। नॉर्मल कितना था, 130 से कम, और वहां पे 85 से कम। और फिर इसके आगे चले जाओगे तो हाई नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज 130 से 139 और 85 से 89। ये दोनों साथ में कर लिया। उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साथ में करेंगे तो वो 139 पे खत्म हुआ था, तो ग्रेड 1 का क्या होगा, 140 से 160 मतलब 159। और वो अगर हमारा 89 पे खत्म हुआ था तो यहाँ पे 90 से 99। और अगर ग्रेड 2 की बात करें तो 160 तक वो पहुंचा था, तो 160 से ज्यादा ग्रेड 2। और वो अगर 99 तक पहुंचा था तो 100 से ज्यादा ग्रेड 2। और भाई साहब हाइपरटेंसिव क्राइसिस को तो अलग ही से याद करना है, 180 से ज्यादा, 110 से ज्यादा, दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ऐसे आप अलग अलग करोगे, ऑप्टिमल को अलग कर लो, फिर नॉर्मल और हाई नॉर्मल को साथ में करो, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को याद साथ में करो, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को अलग से करो। तो ये हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। अब ना आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन पता क्या है, कि ना हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो आइसोलेट हो गया, मतलब अलग ही चल रहे हैं भाई साहब हमारे। अगर तुम देखो तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब भाई डायस्टोलिक तो ठीक है 90 से नीचे है, मतलब हमारे, लेकिन हमारे सिस्टोलिक जो है वो अलग ही चल रहे हैं, 140 के ऊपर हो गया। मतलब डायस्टोलिक तो ठीक है 90 के नीचे है, हमारा जो सिस्टोलिक है वो अलग ही चल रहा है, आइसोलेटेड 140 के ऊपर, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक, तो ऐसे आप ये क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो कि भैया आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में भी देखोगे यहाँ तो एंड है, मतलब ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि डायस्टोलिक तो अपना बढ़िया है 90 के नीचे है, लेकिन जो सिस्टोलिक है वो आइसोलेट हो गया, अलग ही हो गया, 140 के ऊपर हो गया। ये दोनों साथ में जब मिलेंगे तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो ये दो जगह पे, दैट इज ऑप्टिमल में और आइसोलेटेड में एंड है, बाकी में तो एंड और दोनों है, मतलब दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो चलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा वाली बात है तो ना, एक ये आखिरी लाइन देख लेना, दैट इज कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलग अलग कैटेगरीज में गिरे, देखो ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन तो अलग ही है, इसको अलग ही रखो, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो ऊपर क्लासिफिकेशन पूरा दिया गया है, इसमें अगर देखा जाए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलग कैटेगरी में गिर रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर अलग कैटेगरी में गिर रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लो 129 है, ठीक है, और वहीं अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 88 है, तो आप किसको बोलोगे, देखो सिस्टोलिक के हिसाब से बोलोगे तो वो नॉर्मल में जा रहा है, जबकि डायस्टोलिक के बाहर देखोगे तो वो हाई नॉर्मल में जा रहा है। तो अब आप कौन सी कैटेगरी को चुनोगे, तो वही यहाँ पे दिया है कि जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलग अलग कैटेगरी में गिरे तो जो हायर कैटेगरी होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इनमें से हायर कैसा है, ऐसे नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे हाई होती जाएगी, तो ये हाई नॉर्मल वाली जो है इसको चुनेंगे। दूसरे एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, अगर सिस्टोलिक जो है वो 141 है, ठीक है, जबकि डायस्टोलिक जो है वो 101 है, तो अब किसको चुनोगे, देखो सिस्टोलिक के हिसाब से तो वो ग्रेड 1 था, लेकिन डायस्टोलिक के हिसाब से ग्रेड 2 हो गया। तो ग्रेड 1 हाई है कि ग्रेड 2, ग्रेड 2 हायर है, इसीलिए आप कौन सी कैटेगरी चुनोगे, ग्रेड 2 चुनोगे। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग से आप कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहेगा, अलग अलग एडिशन की तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज करो, और उसमें भी अलग अलग एडिशन में भी आपको अलग अलग दिया रहेगा, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका इस्तेमाल करो। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद आता है अलग अलग टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के। तो
हमारे पास मुख्यतः तो प्राइमरी हाइपरटेंशन है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। तो ज्यादातर केसेस ना एसेंशियल हाइपरटेंशन के ही मिलते हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर कॉज आप नहीं बोल सकते, अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो वो रिस्क फैक्टर्स अभी हम देखेंगे, वो जो मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है ना, वो अभी देखेंगे। जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, करीब 10% केसेस इसके होते हैं। मगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन पता होता किस वजह से है? कोई और बीमारी है आपको जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। दो ठो नाम यहाँ पे बताती है कि ये कुछ बीमारियां हैं जो आपका बीपी बढ़ा सकती है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरली आपको सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं है, कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी रूप में हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किसी और बीमारी की वजह से आपका बीपी। ठीक। तो ये दो तरह के हाइपरटेंशन है, ये याद रखना। पहला है एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ज्यादातर केसेस आपको एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं। ठीक। तो हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने टाइप्स देख लिए। अब जो बात कर रहे थे दैट इज रूल ऑफ हाफ्स। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है, रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है। तो याद रखना कि इस पे ना आपको शॉर्ट नोट आना ही आना है, स्टार क्वेश्चन है ये, रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है। तो रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है इसको समझेंगे हम ऐसे। इसको रूल ऑफ हाफ समझने के लिए ना बहुत सिंपल सा तरीका है, खाली कागज ले लो, उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। देखो, मान लो कि ये पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ठीक है, सर्कल पूरा अच्छा वाला सर्कल नहीं बना है, क्या है कि हम लोग लड़के होते हैं और लड़कों को खराब ड्राइंग अलाउड होती है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छा वाला सर्कल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सर्कल है। तो मान लो कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। तो रूल ऑफ हाफ्स पता क्या कहता है कि इसमें से जो आधी पॉपुलेशन है ना, इनको हाइपरटेंशन है और आधी को नहीं है। मतलब ये वाले जो है इनको हाइपरटेंशन नहीं है, इनको हाइपरटेंशन है। हाफ पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है, हाफ पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन नहीं है। अब ये जो आधी पॉपुलेशन है, अंदर वाला सर्कल जो इनको की हाइपरटेंशन है, उसमें से भी सिर्फ हाफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड होगा, बाकियों को तो हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड भी नहीं है। तो डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन और अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन, मतलब पहला है कि ये जो है ये होल पॉपुलेशन है, इसमें से जो हाफ पॉपुलेशन है इसको हाइपरटेंशन नहीं है, जबकि हाफ पॉपुलेशन है जिसको हाइपरटेंशन है। अब ये जो हाइपरटेंशन है इसमें से हाफ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, जबकि हाफ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता है, जो कि डायग्नोस केसेस है हाइपरटेंशन के। अभी जो डायग्नोस केसेस है हाइपरटेंशन के, उनमें से भी बस हाफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जो ट्रीटमेंट लेगी, जबकि हाफ पॉपुलेशन ट्रीटमेंट लेगी ही नहीं। तो डायग्नोस्ड केसेस में से भी सिर्फ हाफ पॉपुलेशन ऐसी है जो ट्रीटमेंट लेती है, हाफ पॉपुलेशन ट्रीटमेंट लेती ही नहीं है। अब ये जो ट्रीटमेंट ले रही है ना, उसमें से भी सिर्फ हाफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जो एडिक्वेटली ट्रीटमेंट लेगी, हाफ पॉपुलेशन ऐसी होगी जो एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेगी ही नहीं। तो बस यही होता है एक्चुअली रूल ऑफ हाफ, पता है। तो मैंने जो बनाया वो ये बनाया है, देखो, ये पूरी की पूरी बड़ा वाला सर्कल जो है ये क्या है, ये है पूरी की पूरी टोटल पॉपुलेशन या जनरल पॉपुलेशन। इसमें से जो ये बाहर वाली है ये नॉर्मोटेंसिव है, यानी कि इनको हाइपरटेंशन नहीं है। जबकि ये जो अंदर वाला ब्लू सर्कल है ये है जिनको हाइपरटेंशन है। अब ये जो अंदर वाला हाफ सर्कल है, इस ये जो हाइपरटेंसिव है इनमें से भी बाहर वाले जो ये हैं, ये ऐसे हैं जिनको की अनडायग्नोज केसेस है, जिनको की पता ही नहीं कि वो हाइपरटेंशन है। जबकि अंदर वाले जो हाफ हैं, वो ये जो ऑरेंज वाला सर्कल है अंदर वाला, ये है वो जो डायग्नोज्ड केसेस है। अब डायग्नोज्ड केसेस में से भी ना आधे जो बाहर वाले आते हैं, वो तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं कभी। जबकि जो अंदर वाला हाफ सर्कल है, यानी कि ये हरा वाला, इन्हीं ने बस ट्रीटमेंट लिया। अब जो ये जो अंदर वाला हरा वाला पूरा है ट्रीटमेंट लिया, उसमें से भी आधे, दैट इज ये जो येलो वाले हैं, इन्हीं ने बस एडिक्वेटली ट्रीटमेंट लिया, बाकियों ने तो एडिक्वेटली ट्रीटमेंट लिया ही नहीं।
यही होता है रूल ऑफ हाफ। सेंटेंस की भाषा में बोले तो कुछ ऐसा रहेगा कि हाइपरटेंशन आइसबर्ग फिनोमेना है, अभी आइसबर्ग डिजीज है। अभी आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है, ये भी हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट अगर खोलोगे आप, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आइसबर्ग फिनोमेना वाला अलग से वीडियो दिया हुआ है, उसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें हिडन पोर्शन बहुत सारा होता है। आइसबर्ग फिनोमेना वो अलग से उस अच्छे से वीडियो में डिस्कस किया, उसको देख सकते हो। तो हाइपरटेंशन ऐसा कहा जाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से करीब 50%, आधी जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मोटेंसिव है, जबकि बाकी 50% जो है, बाकी की आधी जो है, उनको हाइपरटेंशन है। अब ये जिनको हाइपरटेंशन है उसमें से भी आधे जो हैं उनको पता ही नहीं है, उनको डायग्नोस हुआ ही नहीं है हाइपरटेंशन, वो हिडन है, उनको पता ही नहीं कि उनको बीमारी है। सिर्फ आधे ही हैं, 50% ही ऐसे हैं जिन जो कि डायग्नोस केसेस ऑफ हाइपरटेंशन है, जिनको पता है कि उनको बीमारी है। अब ये जो डायग्नोस केसेस है हाइपरटेंशन के, उसमें से फिर 50% ऐसे होते हैं कि अरे ठीक है, हाँ ट्रीटमेंट ले लेंगे, कभी ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है। सिर्फ आधे ही ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेते हैं। अब जिन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है उनमें से भी आधे पता ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है यार दवाई ले तो ली थी, अब बीपी कंट्रोल में होगा, अब छोड़ दी, एडिक्वेटली पूरा ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। सिर्फ आधे ही ऐसे हैं जिन्होंने एडिक्वेटली पूरा ट्रीटमेंट लिया। ये होता है रूल ऑफ हाफ। समझ गए? ड्राइंग करके भी बता दिया, सेंटेंस के फॉर्म में भी बता दिया, और आसान करना है तो टेबल के फॉर्म में भी बता देता हूँ। बहुत ही आसान, ये नौ जो नौ लिखा है ना रूल ऑफ हाफ्स क्या कि 9, ये 9 याद रखना है क्योंकि 9 हेडिंग्स हैं जिसके अंदर आपको याद रखना है। बहुत इजी है। देखो अब बहुत इजी हो जाएगा इस टेबल से। जनरल पॉपुलेशन है, उसमें से 50% नॉर्मोटेंसिव, 50% हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव में से भी 50% हैं जिन जो अनडायग्नोस्ड है, सिर्फ 50% हैं जिनका डायग्नोसिस हुआ है। जो डायग्नोस्ड है उनमें से भी 50% ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अब जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनमें से भी 50% ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया, और सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया। खत्म। तो पहला जनरल पॉपुलेशन हो गया, उसके बेसिस पे फिर दूसरा हाइपरटेंशन है कि नहीं उसके बेसिस पे, फिर अगला डायग्नोज हुआ कि नहीं उसके बेसिस पे, फिर अगला ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया उसके बेसिस पे, फिर अगला एडिक्वेटली ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया उसके बेसिस पे। तो ये वाली टेबल से तो बहुत ही आसान हो जाता है रूल ऑफ हाफ्स। ठीक, समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो रूल ऑफ हाफ्स को। ठीक, इसको अच्छे से याद करना क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट कई बार आता है, कहीं ना कहीं आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, या थ्योरी में आएगा या वाई वाई पूछा जाएगा, पर आएगा ही आएगा, तो इसको तो याद रखो। ठीक, तो ये हो गया रूल ऑफ हाफ। अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं हाइपरटेंशन की, कि भाई अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो हाइपरटेंशन जो होता है ना, 12% ऑफ एनुअल डेथ जो होती है वो हाइपरटेंशन या उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात करें तो प्रेवलेंस करीब 21% देखा गया है, जबकि इंडिया की ही बात करें तो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन में वही जो हमने पढ़ा था कि भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमको दो तरह के रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसको आप बदल नहीं सकते, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसको कि आप बदल सकते हो। ठीक, तो नॉन मॉडिफाइबल में एज हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा, एथनिसिटी हो जाएगी, जबकि नॉन मॉडिफाइबल में होगा वो। मॉडिफाइबल में ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक, सैचुरेटेड फैट, डाइटरी फाइबर इनटेक, अल्कोहल इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सभी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको कि अगर हम चेंज कर देंगे तो हम बीमारी से बचाव कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी थोड़ी सी इनकी जानकारी देख लेते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स में नॉन मॉडिफाइबल में सबसे पहले अगर एज की बात करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइपरटेंशन होने की रिस्क बढ़ती जाती है। ठीक, अगर हम सेक्स की बात करें तो जो मेल होते हैं उनमें ना एडोलसेंट एज ग्रुप के बाद से हाइपरटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, उनमें ज्यादातर एडोलसेंट एज ग्रुप के बाद से होना देखा गया है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनमें ना पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस जब होते हैं ना उसके बाद फिर हाइपरटेंशन के ज्यादा केसेस मिलने शुरू होते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस। फिर अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो अगर
हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेनेटिक फैक्टर्स में। तो अगर मदर और फादर दोनों हाइपरटेंसिव हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, तो 45% चांस होते हैं कि बच्चों में हाइपरटेंशन डेवलप होगा, जेनेटिक फैक्टर। अगर हम एथनिसिटी की बात करें, तो जो ब्लैक कम्युनिटी होती है उसमें ज्यादा देखा जाता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें कि उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा देखा जाता है। ठीक। तो ये तो हो गए कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कि भाई इनमें से ज्यादातर आप बदल नहीं सकते, लेकिन जिनको बदल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब ना इसमें सबसे पहला तो आएगा ओबेसिटी। जो मोटापा होता है ना, खासकर जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ना, वो बहुत मेजर कॉज कहा जाता है कि भाई ये काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हाइपरटेंशन से इसका कोरिलेशन आपको पॉजिटिवली मिलेगा ही मिलेगा। तो सेंट्रल ओबेसिटी कम करना। तो पहला रिस्क फैक्टर तो ये हो गया सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी आगे जाके हाइपरटेंशन आपको कराई सकती है। दूसरा होता है सॉल्ट इंटेक। अब भाई सॉल्ट इनटेक ना, अगर आप 8 ग्राम पर डे से ज्यादा ले रहे हो, सॉल्ट इनटेक जो है, अगर 8 ग्राम पर डे से ज्यादा ले रहे हो, तो वो हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हाइपरटेंशन करा देगा। इनफैक्ट जापान में आपको पता है, जापान में हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे सॉल्ट इनटेक ही 400 मिलीमोल पर डे से ज्यादा है। ठीक। अब बोलोगे कि सर ये 400 मिलीमोल कितना होता है? तो जितना मुझे याद है शायद 17 मिलीमोल जो होता है वो 1 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर आप सोचोगे 400 मिलीमोल पर डे, तो ये तो मुझे लगता है करीब 23 ग्राम पर डे के आसपास आ सकता है। तो सोच रहे हो कितना नमक खाते हैं। तो इसीलिए वहां पे हाइपरटेंशन ज्यादा देखने मिलता है। ठीक। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, तो सैचुरेटेड फैट, जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट लोगे उतना ज्यादा बीपी हो जाएगा, उतना ज्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो ये भी खतरनाक है। अब सैचुरेटेड फैट अलग अलग में, रेड मीट, बटर, क्रीम, इन सब में सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, तो उसको, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर अगर हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें, तो डाइटरी फाइबर्स, भाई साहब डाइटरी फाइबर्स जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइपरटेंशन और एलडीएल के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना ज्यादा डाइटरी फाइबर लोगे ना, उतना ज्यादा बचाव कर सकते हो हाइपरटेंशन के। डाइटरी फाइबर क्या होता है यार? न्यूट्रिशन वाली, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो उसमें हमने डाइटरी फाइबर का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो। उसमें सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पे जानकारी के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, उसके अलावा जो नट्स और सीड्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, बीन्स होते हैं, इनमें काफी ज्यादा फाइबर देखा जाता है। ठीक। तो ये अगर डाइट में आप फाइबर रिच फूड ज्यादा लोगे, तो हाइपरटेंशन को कम कर सकते हो। ऐसे ही अगला है अल्कोहल। अल्कोहल से ना ऐसा देखा गया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को काफी बढ़ा देता है अल्कोहल। फिजिकल एक्टिविटी, बट ऑब्वियसली रिड्यूस करती है बीपी को, क्योंकि वो बॉडी वेट को कम कर देता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो बॉडी वेट बढ़ेगा, हाइपरटेंशन की तरफ जाओगे। फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो बॉडी वेट कम होगा, तो बीपी भी कम होगा। ठीक। स्ट्रेस, भाई साहब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, वो जाने अनजाने में आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जाते हैं। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जितना स्ट्रेस से दूर रहोगे उतना अच्छा है, वरना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन कराएंगे ही, चाहे आप चाहो ना चाहो, जाने अनजाने में हो ही जाता है हाइपरटेंशन। उसके अलावा जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करा सकते हैं कि भाई वैसे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होना था, लेकिन इनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक। तो ये कुछ मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे जो कि हाइपरटेंशन करा सकते हैं। ठीक। अब ना यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि सॉल्ट इंटेक किससे ज्यादा? 8 ग्राम पर डे से ज्यादा। तो इसको याद कैसे कर सकते हो? ये आपको हो गया सॉल्ट, और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 ग्राम पर डे से ज्यादा। तो सॉल्ट इंटेक अगर 8 ग्राम पर डे से ज्यादा लोगे, तो आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जा सकता है। ठीक। तो ये तो हो गए थोड़े से मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब आता है आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है।
सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो फिर वही है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो अर्ली केस डिटेक्शन करना है, ट्रीटमेंट करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास दो हैं, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी है और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में भी हमारे पास अलग अलग है कि पॉपुलेशन वाइज हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकते हैं, वेट रिडक्शन पे ध्यान दे सकते हैं, एक्सरसाइज प्रमोशन पे ध्यान दे सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस करा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन करा सकते हैं और सेल्फ केयर करा सकते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशन में डैश डाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सा सबको समझते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे सबसे पहली बात, जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी ना, तो पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी जो है, इस पे आपको सवाल पूछा जाता है कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन इसमें कर क्या रहे हैं। इसमें जो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है ना, वो है कि जो पॉपुलेशन कर्व है ना रिस्क फैक्टर्स का, उसको लोअर लेवल की तरफ लेके जाया जा सके। यानी कि कहना ये मतलब है कि जो होल कम्युनिटी है ना, उसका जो एवरेज बीपी है ना, उसको अगर हम कम कर सके, यानी कि बायोलॉजिकल नॉर्मेलिटी की तरफ अगर हम जा पाए। अब ये बायोलॉजिकल नॉर्मेलिटी क्या होती है एक्चुअली? एक तरह से, अब ये ना स्टैटिस्टिकल टर्म है कि भैया जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बायोलॉजिकल ट्रेट्स का, वो एक्चुअली नॉर्मल की तरफ ले जाए। इन जनरल आप बोल सकते हो कि भैया नॉर्मल की तरफ जितना बीपी आप ला सकते हो उतना ले आओगे, अगर वो पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, ये हो गया आपका पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी जानकारी। अब इसकी हेडिंग्स को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है यार, हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा, सबसे पहला जहन में क्या ख्याल आता है कि भाई साहब सॉल्ट कम करो, नमक को कम करो, कम नमक खाया करो, यही बोलते हैं ना बीपी में, कम नमक खाया करो भैया। तो कितना कम, कितना कम, तो करीब 5 ग्राम पर डे से भी कम हमको नमक को खाना है। 5 ग्राम पर डे से भी कम नमक अगर आप खाते हो, तो ऐसा देखा गया है 2 से 8 एमएम ऑफ एच का बीपी में फॉल देखने को मिलता है। अब फैट इंटेक भी आपको कम करना चाहिए, क्या ये आपको मॉडरेट फैट इंटेक रखना चाहिए। उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन भी आपको कम करना चाहिए। 2 ड्रिंक्स पर डे से भी कम अगर आप लेते हो, तो 2 से 4 एमएम ऑफ एच बीपी में कमी देखने मिलती है। अब भैया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे कि अरे सर ने तो बोला था 2 ड्रिंक से कम, यानी कि भाई साहब 1 ड्रिंक या 1 पैक पर डे लगा लो, कुछ टेंशन नहीं होगा। बल्कि सर तो बोल रहे थे 1 पैक पर डे के हिसाब से लगाओगे तो 2 से 4 एमएम बीपी कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अर्पित सर ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे। एक्चुअली अर्पित सर ये बोलना चाहते हैं, जो ना डेली वाले हैं ना, कि डेली 2 3 4 ड्रिंक, 2 3 4 पैग लगाने ही लगाने हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि भैया दो, धीरे धीरे कम करो। तो 2 ड्रिंक पर डे से भी कम अगर आप लोगे, यानी कि 1 आध ड्रिंक पर डे लोगे, तो धीरे धीरे देखा जाता है कि उनका बीपी में कमी आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं पीते हैं तो आज से जाके पीना शुरू कर दे कि 1 ड्रिंक पर डे पियेंगे तो बीपी कम हो जाएगा। ऐसा हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है वो कि ये है कि अगर बहुत ज्यादा कोई पीता है, अगर 3 4 ड्रिंक पर डे या 3 4 पैक पर डे लेता है, तो उसको कोशिश करो उससे ये बोलने की कि 1 ड्रिंक पर डे से भी कम, या 1 ड्रिंक या आधा ड्रिंक 1 पैक ले, तो एटलीस्ट उसका धीरे धीरे करके कम करेगा तो 2 से 4 एमएम ऑफ एच कम हो सकता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ गए? तो कवि अपनी कविता में ये कहना चाहता है, समझ गए? तो ये हो गया न्यूट्रिशन की भाई, आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है, फैट इंटेक कम करना है, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना है। अब यहाँ पे ना वाइवा जब होता है तो एक सवाल पूछा जाता है, ये सॉल्ट इंटेक कम करना है तो आपने बोल दिया 5 ग्राम पर डे से कम लेना है, बोल दिया, नापोगे कैसे भैया? अब नापेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, हम खाना वगैरह हम सभी बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो हम नमक ऐसा तराजू लेके तोल के थोड़ी डालते हैं। हम कैसे डालते हैं? हम फॉर एग्जांपल अपने जो फूड शोज होंगे उसमें भी देखा, एक चुटकी नमक डालो, एक चुटकी, एक चुटकी, एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक, तो वो एक चुटकी नमक होता कितना है? एक्चुअली जो एक चुटकी नमक होता है ना,
वो 0.3 to 0.4 ग्राम का होता है, लगभग 0.3 to 0.4 ग्राम का एक चुटकी नमक होता है। मतलब समझ रहे हो, आपको 5 ग्राम पर डे सारा, मतलब दिन भर में जो आप नमक खा रहे हो वो 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि लगभग अगर आप 10 चुटकी दिन भर में खा रहे हो, 10 चुटकी मतलब वो 10 चुटकी नमक अगर खाने में डाल के खा रहे हो तो भी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, है ना, 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज पता क्या बोली जाती है, कि ना नमक को कभी खाने में ऊपर से डाल के मत खाओ। अरे नमक कम लग रहा है, थोड़ा नमक का डब्बा ले आना, ऊपर से डालिए। अरे भाई साहब, ये बढ़िया वो आ गई है क्या, प्याज कटी आ गई, इसमें नींबू निचोड़ते हैं, नमक डालते हैं ऊपर से। ये नहीं करना है, ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है। इसकी आदत अगर डालने को बोल दोगे आप पेशेंट्स को, तो उनका बीपी कम हो सकता है। तो आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि ये नापते कैसे हैं, तो एक चुटकी, जो बोलते हैं कि एक चुटकी नमक डाल दो, तो एक चुटकी में करीब 0.3 to 0.4 ग्राम होता है। तो पर डे अलग अलग चीजों में डलते हैं ना, सब्जी में भी डलेगा, दाल में भी डलेगा, कभी कभी लोग चावल में भी डाल देते हैं, हल्का सा पराठे बनाते हैं तो आटे में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो दिन भर का जो नमक है वो 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें याद रखना। अब ना न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, वो होती है डैश डाइट। इस पे अलग से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको तो याद रखना, ठीक है। डैश डाइट का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैश डाइट का डी फॉर डाइट्री, ए फॉर अप्रोच टू, एस फॉर स्टॉप, एच फॉर हाइपरटेंशन। डाइट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। समझ गए? दैट इज डाइट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। अपना डैश डाइट अगर कोई फॉलो करता है तो ऐसा देखा गया है कि जो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है करीब 6 mm ऑफ एच की कमी आती है, और डायस्टोलिक प्रेशर में करीब 3 mm ऑफ एच की कमी आती है, अगर वो कंसिस्टेंटली डैश डाइट को फॉलो करता है। याद रखना, डैश डाइट बॉडी वेट को कम करने के लिए नहीं है। डैश डाइट जो होती है वो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए है, बॉडी वेट कम करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे वाइवा में कभी कभी पूछा जाता है। अब डैश डाइट में करना क्या है, डैश डाइट में कौन कौन सी चीजें ज्यादा लेनी है, तो डाइट शुड बी रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको आपको ज्यादा लेना है। मतलब फल ज्यादा खाना है, सब्जियां ज्यादा खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स में लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दही भी लेते हो तो लो फैट वाला दही भी आता है, तो इस टाइप की चीजें ज्यादा खानी है। उसके अलावा होल ग्रेन्स, नट्स और बीन्स ज्यादा लेनी है। इनमें देख रहे हो ना, वही हमने देखा कि वही डाइटरी फाइबर्स जिसमें ज्यादा होता है, होल ग्रेन्स, नट, बीन्स, ये ज्यादा लेना है। मीट, फिश, पोल्ट्री की तरफ जा सकते हो आप, ठीक है। मीट में भी याद रखना लेकिन कि रेड मीट जितना हो सके उसको आपको अवॉइड करना है। फिर ये तो हो गया कि कौन सी डाइट डाइट में क्या क्या चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें डाइट में कम लेनी चाहिए। तो भाई वही सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट, वही बटर और क्रीम, इन सब से दूर रहना है। अब अगर आप सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट वगैरह कम लेते हो तो 8 से 14 mm ऑफ एच आप कम कर सकते हो बीपी को, ठीक। अब डाइट की बात करें कि भाई डाइट में क्या लिमिट कर देना है हमको, तो डाइट में लिमिट हमको शुगर कोशिश करनी है कि शुगर ना ली जाए और रेड मीट ना लिया जाए। मतलब कि जैसे जो बेवरेजेस वगैरह होते हैं या मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए और रेड मीट भी ना लिया जाए। तो दैट इज योर डैश डाइट। तो डैश डाइट में ये कुछ चीजें याद रखना, क्योंकि डैश डाइट में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। अब ना यहाँ पे एक चीज याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये एमसीक्यूज आते हैं इसमें, तो ये कैसे याद करेंगे कि जो सॉल्ट इनटेक है इसमें कितना याद कर, अगर सॉल्ट इनटेक कम कर देंगे तो कितना बीपी कम होगा, अल्कोहल कंजम्पशन कर देंगे तो उसमें कितना बीपी कम होगा। इसको भी हम देखेंगे, आगे वाली चीज भी देख लें उसके बाद इस पे वापस आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आता है। वेट रिडक्शन भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन के तौर पे, कि अगर आप
नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करके रखते हो, या बीएमआई 25 से कम। अब बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ये भी हम जब ओबेसिटी वाला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ याद रखना है कि भैया बीएमआई भी 25 से कम रखना है। तो अगर आप 10 किलो तक बॉडी वेट कम कर लेते हो तो 5 से 20 ऑफ एच आपका बीपी भी कम हो सकता है। तो बहुत अच्छा होता है वेट रिडक्शन भी। ठीक है। एक्सरसाइज प्रमोशन भाई, कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी हम आधे घंटे से ज्यादा पर डे करें, और उसमें भी ना हम एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी। मेरे ख्याल से आज की डेट में जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो अपनी वॉच को ऑन कर लेते हैं, फिर पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करते हैं। आप जैसे ही जब एक्सरसाइज खत्म करते हो ना, तो उसमें एक पूरा का पूरा ऐसा एक ग्राफ आता है। ठीक है। उस ग्राफ में के बाद फिर नीचे दी ही रहती है, टाइमिंग दी रहती है कि इतनी देर आपने एरोबिक की, इतनी देर आपने एनारोबिक की। तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट से ज्यादा पर डे करनी चाहिए। बिहेवियरल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है कि भैया मेडिटेशन करिए, रोज योगा करिए, स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूर रहिए। ये सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आपको करने हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है प्रिवेंशन में, कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजों से आप बचाव करो तो हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हो। उसके अलावा सेल्फ केयर, ये वाइवा में पूछा जाता है। सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है? सेल्फ केयर का मतलब होता है अपना ख्याल खुद रखना, कि भाई ये नहीं है कि कोई और आके हमारा ख्याल रखेगा कि मेरे सोना ने खाना खाया, नमक तो ज्यादा नहीं खाया, मेरे बाबू ने डाइटरी फाइबर लिया कि नहीं लिया। नहीं भैया, हमको अपना ख्याल खुद रखना है ना। तो सेल्फ केयर का मतलब ही ये होता है कि हमको खुद ही अपना ख्याल रखना है। हमको अपनी डाइट का ख्याल खुद रखना है कि हम नमक वगैरह कम लें, फाइबर ज्यादा लें। हमको एक्सरसाइज का ख्याल खुद रखना है। बाबू सोना फोन करके नहीं बोलेंगे कि एक्सरसाइज पे जाओ, वो खुद ही सोते रहेंगे। तो हमको खुद अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है कि भाई मॉर्निंग वॉक पे जाओ या जिम जाओ। हमको समय समय पे अपने बीपी की जांच करते रहना है, कि समय समय पे जांच करते रहना है, ट्रैकिंग ऑफ बीपी जिसको कहते हैं। तो ये सारे सेल्फ केयर में ये सारी चीजें आती हैं कि हमको लोगों को ये सिखाना है कि भैया अपना ख्याल खुद रखो। ठीक है। भगवान अवतरित नहीं होने वाले कि वो चेक करेंगे बीपी। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो सेल्फ केयर, भाई अपना ख्याल खुद रखो। ठीक। तो दैट इज सेल्फ केयर। तो ये तो हो गई आपकी सारी न्यूट्रिशन की चीजें। अब मैं बात कर रहा था एक्चुअली ना, कि ये कैसे याद करेंगे कि कितने नमक कम करने से कितना बीपी कम हो सकता है, या अल्कोहल कंजम्पशन करने से कितना बीपी कम हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन ना करने से कितना बीपी कम हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी करने से कितना बीपी कम हो सकता है। तो मैं जैसे याद करता था, मैं बता दूं, मैंने क्योंकि अपने से रिलेट करके जो मैं याद करता हूँ, सॉल्ट इंटेक जो है वो 2 से 8 है। ठीक है। सॉल्ट इंटेक जो है वो 2 से 8 mm। अगर आप सॉल्ट इंटेक कम करते हो तो 2 से 8 mm कम हो जाता है। ये कैसे याद करेंगे? तो देखो, सॉल्ट इंटेक मैं कब करता हूँ, मैं दिन में बस 2 बार खाना खाता हूँ। एक दोपहर का लंच करता हूँ, एक रात का डिनर करता हूँ। तो लंच में करीब 2 बजे के आसपास करता हूँ, डिनर में करीब 8 बजे के आसपास करता हूँ। तो बस लंच 2 बजे करना है, डिनर 8 बजे करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी, और साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा भैया सॉल्ट ये 2 बार खाएंगे तो 2 और 8, तो 2 से 8 सॉल्ट इंटेक, ऐसा। ठीक। उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कम कर दोगे तो कितना एमएमएफएचजी कम हो सकता है? तो वही होता है ना, अल्कोहल कंजम्पशन के लिए सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं, भाई चल के बैठते हैं कहीं, बैठ के 2 4 पैग लगाते हैं। तो बस ये जो 2 4 पैग लगाते हो ना, बस ये जो 2 4 पैग लगाते हो ना, ये नहीं लगाओगे तो 2 से 4 एमएमएफएचजी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे ही अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो यार देखो, हम तो जब से मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं, जब एमबीबीएस करना शुरू किया था, फिर एमडी करना शुरू किया था, अब बीइंग अ प्रोफेसर, अब समझ में आया कि यार सुबह का टाइम तो ना हो पाता है। तो आपको ना, क्योंकि 4 बजे तक तो कॉलेज में ही बिजी रहते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं। और 9 बजे तो बंद हो जाती है जिम। तो 4 बजे तक तो हम कॉलेज में हैं, और 9 बजे के बाद तो जिम ही बंद हो गई। तो हमारे पास टाइम कब का बचा? 4 से 9 का टाइम बचा हमारे पास जिम जाने का और एक्सरसाइज करने का। तो एक्सरसाइज अगर करोगे तो कितना कम कर सकते हो? 4 से 9 एमएमएफ कम हो सकता है। तो मैं तो ऐसे ही रिलेट करके याद करता हूँ। ठीक। तो ये हो गया आपका
न्यूट्रिशन वाला पार्ट, तो पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में हमने न्यूट्रिशन देखा, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रमोशन, बिहेवियर चेंजेस, हेल्थ एजुकेशन और सेल्फ केयर। मतलब तो पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में आप ये सारी चीजें करवा सकते हो। अगर हम हाई रिस्क स्ट्रेटेजी की बात करें, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हाई रिस्क वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें हमको क्या करना है जिससे कि हम बचाव कर सके हाइपरटेंशन का। तो जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स है ना, उनको जितनी जल्दी ढूंढ के निकाल सको ना, उतना अच्छा है, उतने अच्छे से आप बचाव कर सकते हो। पर ये जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनको कैसे ढूंढ के निकाला जा सकता है? पहला तो बट ऑब्वियसली क्लिनिकल मेथड्स के थ्रू कि भाई आप जाओ, जाके उनके साइन सिम्टम्स देखो, जांच करो, बीपी मॉनिटरिंग करो। तो आप बीपी लोगे उनका, तो आप जांच से पता चल जाएगा कि भैया ये एट रिस्क है कि नहीं, तो ये इनको हाइपरटेंशन है कि नहीं। दूसरा फैमिली हिस्ट्री वाले, कि भैया फैमिली हिस्ट्री लो कि किसी के माता पिता को में से किसी को बीपी है कि नहीं। हमने देखा था ना, इनफैक्ट जब हम देख रहे थे कि अगर माता और पिता दोनों को है तो 40% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चे को होने के लिए हाइपरटेंशन। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फैमिली हिस्ट्री लीजिए कि भाई मदर को या फादर को किसी को हाइपरटेंशन है या नहीं, उससे भी आप एट रिस्क इंडिविजुअल्स को ढूंढ के निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग बीपी फ्रॉम चाइल्डहुड, कि ना बचपन से लोगों के बीपी को मॉनिटर करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपको पता चलता रहेगा कि भैया ये हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होगा तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। इस पे ना एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर कब किया जाता है और उससे क्या पता चलता है? तो ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर ना, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, 6 से 18 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें किया जाता है ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। और इनफैक्ट अगर आप ट्रैकिंग करते हो, इनफैक्ट अलग अलग स्टडीज से पता चला है कि जब बच्चों की ट्रैकिंग की गई बीपी की फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, यानी कि बचपन से जवानी के बीच में जब ट्रैकिंग की गई ब्लड प्रेशर की, तो ऐसा पाया गया है कि वो लोग जो जिनका बीपी कम रहता था, लो बीपी रहता था, आगे जाके भी जब देखा गया तो उनमें वो लो बीपी वाले ही रहे। ऐसे बहुत कम मिला कि भाई लो बीपी वाला हाई बीपी वाला बन गया, नहीं। जो लो बीपी वाला था, जब ट्रैकिंग की गई तो ज्यादातर केसेस में ऐसा मिला कि आगे जाके भी उनमें लो बीपी ही देखा गया। ऐसे ही जिनको बचपन से ही हाई बीपी की परेशानी थी, आगे जा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका बीपी और बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि हाई बीपी वाला आगे जाके फिर लो बीपी से सफर करने लगा। जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती गई और हाई होता गया बीपी, ऐसा देखा गया है। ट्रैकिंग जब की गई तो अलग अलग स्टडीज में ऐसा पाया गया। तो इस पे क्योंकि एक एमसीक्यू बना था, इसलिए ये वाला पॉइंट डाल दिया कि भाई ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 6 से 18 साल के जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनमें ट्रैकिंग की जाती है। और ऐसा देखा गया है, ज्यादातर देखा गया है, ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, पत्थर की लकीर है, नहीं। ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि जो लो बीपी वाले होते हैं, आगे जाके भी उम्र के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें लो बीपी ही पाया गया है। और जो जिनमें बचपन में हाई बीपी देखा गया, तो आगे जाके भी ओल्डर एज ग्रुप में भी उनमें हाई बीपी, जवानी में या मिडिल एज में भी उनमें हाई बीपी और ज्यादा बीपी बढ़ता गया। ठीक। ये सब तब जब उनने प्रिवेंशन नहीं किए। बट ऑब्वियसली आप प्रिवेंशन करोगे, डाइट पे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे, तो जरूरी नहीं बचपन में हाई बीपी था तो जवानी और फिर मिडिल एज में भी हाई बीपी नहीं, आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। और जरूरी नहीं लो बीपी वाले रहे तो लो बीपी रहोगे। अगर आपने डाइट पे ध्यान दिया, आपने एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, स्ट्रेस पे ध्यान दिया, तो आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हो। ठीक। तो ये होता है ट्रैकिंग ऑफ बीपी और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो फिर वही है, अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अब अर्ली डिटेक्शन के लिए आप क्या करोगे? स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग क्या होता है कि एपरेटली हेल्थी इंडिविजुअल्स को आप देखते हो कि भैया इनमें से कौन कौन बीमार हो सकता है। स्क्रीनिंग वाला, एक्चुअली स्क्रीनिंग को अच्छे से डिफाइन है, स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको खोलोगे आप, तो उसका शायद सबसे पहला ही वीडियो जो था वो स्क्रीनिंग वाला ही था। तो वहां पे आप जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे अर्ली केस डिटेक्शन के लिए आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, ट्रीटमेंट के तौर पे आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो। ठीक। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में यही तो होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन हमने कहाँ पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस में हमने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड देयर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन पढ़ा था। ठीक।
तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें ये वाला वीडियो मिल जाएगा, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल का शायद हेल्थ एजुकेशन था, प्राइमरी का जो था वो था आपका हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन था, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन था, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन था और लाइफस्टाइल चेंजेस था। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट था। टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन था और रिहेबिलिटेशन। यस, तो ये पूरा का पूरा अपन ने वहां डिस्कस किया है, वहां देख सकते हो। ठीक, तो इसीलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये तो हो गया आपकी सारी चीजें जो आपको हाइपर टेंशन के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी एग्जाम अगर है तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन हाइपर टेंशन पे आ सकता है। तो बोल दिया जाएगा कि भाई एपिडेमियोलॉजी ऑफ हाइपर टेंशन बताओ अलोंग विथ इट्स प्रिवेंशन। तो पूरा का पूरा आपको आंसर लिखना है। इनफैक्ट थ्योरी में ना आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि रूल ऑफ हाफ पे शॉर्ट नोट, और इनफैक्ट वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको डैश डाइट पे। तो ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपको क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है। आप किसी भी बुक का बताओ, मैं बोलता हूँ आप अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का बोलो, पर किसी भी बुक का बताओ, आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि आपने इस बुक का क्लासिफिकेशन बोल रहे हो। तो वो क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या होता है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कि भाई प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। उसके बाद वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है रूल ऑफ हाफ। रूल ऑफ हाफ तो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को ऐसा खाली कागज दे दिया जाता है और एक गोला बना दिया जाता है और बोला जाता है अब इसमें रूल ऑफ हाफ को समझा के दिखाओ। आपको वैसे भी करते आना चाहिए। ठीक है, वाइवा में आपसे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिस्क फैक्टर्स आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। तो मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल बताते आना चाहिए। ठीक, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स में ही सॉल्ट इनटेक कितने से ज्यादा लोगे तो और कहाँ पे काफी ज्यादा हाइपरटेंशन पाया जाता है, जापान, ये आपसे वाइवा में एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप बता पाओगे। ठीक, डैश डाइट भाई साहब वाइवा में अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है डैश डाइट, वाइवा में पूछा जाएगा। वाइवा में आपसे पूछा जाएगा सॉल्ट इंटेक कितना कम, तो 5 ग्राम से पर डे से भी कम। ये कैसे, तो ये आपको बताना है कि एक चुटकी में इतना ग्राम होता है तो इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, और ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है। ठीक, अल्कोहल कंजम्पशन का भी आपसे पूछा जाता है वाइवा में, 2 ड्रिंक से भी कम अगर पर डे लेंगे तो आपको कमी देखने मिलती है। ठीक, डैश डाइट तो वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना। ठीक, उसके बाद ट्रैकिंग ऑफ बीपी, कभी कभी वाइवा में अगर बहुत अच्छा वाइवा जा रहा है तो ट्रैकिंग ऑफ बीपी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी बताते आना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो एक एमसीक्यू तो मेरे को यही मिला था कि भैया कितने डेली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरटेंशन, तो 200 मिलियन। ठीक, उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो वो भी बताते आना चाहिए। खासकर आइसोलेटेड पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, उस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। रूल ऑफ हाउस भाई साहब, रूल ऑफ हाउस पे तो एमसीक्यू आता ही आता है, तो इसको याद रखना अच्छे से। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो रिस्क फैक्टर्स में आपको सॉल्ट इनटेक कितना होना चाहिए, इस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है और क्यों, इस पे भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक, फिर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज में पॉपुलेशन स्ट्रेटेजीज में कौन कौन सी आती हैं, इस पे आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, ये भी बताते आना चाहिए। डैश टाइप पे तो एमसीक्यू आता ही है, तो वो भी बताते आना चाहिए। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी के तहत मेरे को एक ये मिला था कि इनका मेन गोल क्या होता है, तो ये भी एमसीक्यू के तहत आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन में भाई सॉल्ट कितना लेना है, तो वही है कि भाई सॉल्ट एस है, तो एस फॉर 5, तो 5 ग्राम पर डे से कम आपको लेना है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक,
उसके बाद डैश डाइट पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई उसमें डाइट रिच किस में होनी चाहिए, इस पे भी एमसीक्यू आया है। और अगर आप फैट कम लेते हो तो कितना आपका बीपी कम होगा, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। अल्कोहल कंजप्शन पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रमोशन, सेल्फ केयर, ये सभी प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई प्राइमरी प्रिवेंशन, और उसमें भी प्राइमरी प्रिवेंशन पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी, इसके तहत इन पे एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद ट्रैकिंग ऑफ बीपी पे एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई बचपन में जिनका बीपी लो है तो बड़े में क्या उनका बीपी बढ़ जाएगा, तो ज्यादातर तो देखा गया है कि लो ही होता है। इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको हाइपरटेंशन, और उसी के अंदर फिर रूल ऑफ हाफ्स, और उसके साथ साथ डैश डाइट के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।